प्यारे बच्चों, हम संघीय व्यवस्था पहले पढ़ा रहे थे। अब भाषी राज्य के बारे में देखें, अर्थात हमारे राज्य जो पाए जाते हैं उनमें भिन्न भिन्न बोलियां व भाषाएं पाई जाती हैं। इसके बारे में इसमें पेज नंबर 168-169 में दो मानचित्र दिए गए हैं, जिसमें देखिए क्या अंतर पाया जाता है और क्या इसमें इतिहासकार कह रहे हैं। दोनों मानचित्रों पर दृष्टि डालने पर ये ज्ञात होता है कि इसमें बहुत अंतर पाया जाता है, अत्यधिक परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वस्तुतः भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना कठिन चुनौती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान समय तक भारतीय लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में कई उतार चढ़ाव आए। कई पुराने प्रांत मानचित्र से लुप्त हो गए और कई नए राज्यों का गठन हुआ। राज्यों के नाम और सीमाएं बदल गईं। 1950 के दशक में कई पुराने राज्यों को मिलाकर उनकी सीमाएं बदलकर नए राज्यों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कई राज्यों का गठन उनकी संस्कृति, भूगोल और जातियों की विभिन्नताओं को सम्मान देने के लिए भी किया गया। इन राज्यों में नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य सम्मिलित हैं। जब भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था तो देश के नेताओं को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा करने से देश टूट न जाए। यही कारण था कि राज्यों के गठन में कुछ देरी हुई। नेताओं की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। टूटने के बजाय देश अधिक एकीकृत और शक्तिशाली हुआ एवं शासन के संचालन में अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई। मेरा गाँव आज़ादी के बाद एक ही प्रांत के अंतर्गत नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के गठन से पहले मेरा गांव संयुक्त प्रांत में था, अर्थात उत्तर प्रदेश का नाम एक संयुक्त प्रांत था। क्या आप सन 1947 के 3 राज्यों के ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आज बदल गए हैं? 3 राज्य के नाम बदले गए हैं। पहला मध्य प्रदेश को केंद्रीय प्रांत कहा जाता था। पंजाब को उत्तरी पूर्वी प्रांत के नाम से जाना जाता था। राजस्थान राजपूताना राज्य का अंग था। 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें बड़े राज्यों में काट कर बनाया गया है। बिहार को काट कर झारखंड, मध्य प्रदेश को काट कर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को काट कर उत्तराखंड बनाया गया है। अब इसके आधार पर भाषा नीति क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। भाषा नीति के मामले में भी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिया गया। यह अवश्य कि हिंदी को राजभाषा माना गया है, क्योंकि भारत की संपूर्ण जनसंख्या में लगभग 41% से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। पूरे भारत में हिंदी के साथ और भी बोलियां बोली जाती हैं, इसलिए इन भाषाओं के संरक्षण का उपाय किया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी के साथ साथ ही 21 अन्य भाषाएं भी हैं जो अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्यों को भी अपनी अपनी राजभाषा और राज्यों में उनकी राजभाषा के सारे काम किए जाते हैं। राजभाषा में सारे काम किए जाते हैं। भारत में सरकारी कामकाज में औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा था। इसकी मान्यता थी सन 1965 के बाद बंद होनी थी, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों ने इसका विरोध किया। भारत में 41% से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का मानना था कि हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो, लेकिन तमिलनाडु में इसका बड़ा विरोध हुआ। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी राज्य की कामकाज की अनुमति प्रदान कर दी। भारत सरकार ने ये कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया, क्योंकि कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थीं। उन राज्यों में हिंदी का थोपा जाना संभवतः गलत होता, इसलिए नेताओं ने भाषा के मामले में लचीला रुख अपनाया। हिंदी ही क्यों, बंगला या तेलुगु क्यों नहीं? हिंदी और एवं अंग्रेजी भाषा को भारत ने अपने संविधान में आधिकारिक भाषाएं घोषित किया है, लेकिन सरकार उन राज्यों को जो हिंदी भाषी नहीं हैं, हिंदी बोलने या लिखने के लिए बाध्य नहीं करती। उन लोगों को अपनी आधिकारिक भाषा चयन करने का अधिकार प्राप्त है।
सभी लोग एक दूसरे की भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हैं। केंद्र सरकार की यह नीति संघ के उन राज्यों की इच्छा के अनुसार है जिन्होंने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा बनाए रखने की मांग की थी। भारत में लगभग 1500 अधिक भाषाएं लोगों की मातृभाषाएं हैं। इन भाषाओं को एक प्रमुख भाषा के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है। उदाहरण भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी के साथ जोड़ा गया है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भारत में 114 प्रमुख भाषा है। 114 प्रमुख भाषाओं में से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। शेष भाषाओं को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा की दृष्टि से भारत विश्व का संभवतः सबसे अधिक विविधता वाला देश है। कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी केवल 41% से ही कुछ अधिक लोगों की ही मातृभाषा है। केंद्र राज्य संबंध। भारत में संघीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध में आए परिवर्तन के कारण भारत में संघीय व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन रहा है। इस पार्टी का शासन केंद्र और कई राज्यों में एक साथ रहा है। राज्य में जहाँ भी इस पार्टी का शासन रहा है वहाँ उस राज्य ने स्वायत्त संघ इकाई के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया। इस स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनी। अब केंद्र सरकार पर राज्यों की अनदेखी करने के आरोप लगने लगे। कई बार केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर राज्यों में स्थापित सरकारों को भंग कर देती थी। यह स्थिति संघीय व्यवस्था के विरुद्ध थी। सन 1990 के बाद भारतीय लोकतंत्र में परिवर्तन का दौर आया। देश के अनेक भागों में क्षेत्रीय दलों का उदय बहुत तीव्र गति से हुआ। अब गठबंधन सरकार का दौर प्रारंभ हो चुका था। किसी भी दल की अब लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था, तो यह क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ कर गठबंधन सरकार का निर्माण करता था। ऐसी स्थिति में सत्ता में साझेदारी और राज्यों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ। गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र सरकार द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग कर राज्य सरकारों को भंग करने का आसान नहीं रह गया। आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए एक अच्छा है। क्या आप गंभीरता से ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा गंभीरता से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लोग विभिन्न भाषा, रंग, रूप, संस्कृति, परंपरा को मानते हैं। इन सभी से मिलकर यह देश बनता है। किसी एक क्षेत्र को किसी भी स्थिति में समर्थन देना उचित नहीं है। देश की उन्नति तभी संभव है जब सभी क्षेत्र साथ साथ वृद्धि एवं विकास करें, एक दूसरे साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए। दोनों सरकारों को इसका सम्मान करना चाहिए। गठबंधन सरकार का नेता समुचित सामंजस्य और अधिकारों का समन्वय द्वारा बाकी दलों को संतुष्ट रख सकता है। क्या अच्छा है, क्या जाना, इसके बारे में कल पढ़ाएंगे।